नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। खबरों के इस प्राइम टाइम शो में हम आपके लिए लेकर आते हैं देश विदेश की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबरें। आज जिन बड़ी खबरों पे हमारी नजर रहेगी उसमें आज की पहली बड़ी खबर है, विपक्ष के हंगामे से संसद ठप। संसद के मानसून सत्र के पहले ही दिन विपक्षी हंगामे के विधायी कामकाज नहीं हो पाया और गतिरोध बना रहा। क्या हुआ, आज संसद की चर्चा करेंगे इस खबर पर विस्तार से। आज की दूसरी बड़ी खबर है, बड़ी भारत मोल्दोवा की करीबी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मोल्दोवा के दौरे पर है। वहां के शीर्ष नेतृत्व से क्या हुई है उनकी बातचीत, इस खबर पर भी होगी हमारी विस्तार से नजर। आज की तीसरी बड़ी खबर है, मानसून कहीं राहत कहीं आफत। पूरे देश में मानसून सक्रिय हो चुका है। बारिश कहीं राहत लेकर आ रही है तो कहीं तरीके से भारी बारिश जो है वो आफत बन गई है। कैसा है पूरे देश में मानसून का मिजाज, इस खबर को भी बताएंगे आपको विस्तार से। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, विपक्ष का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध। सत्ता पक्ष ने लगाया मुद्दा विहीन होने का आरोप। दोनों सदन कल तक के लिए हुए स्थगित। मानसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश हित में सार्थक चर्चा का आह्वान। तर्क और तथ्य को बताया सदन में चर्चा का अहम हिस्सा। सभी सांसदों से की सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अपील। संसद चलो मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। सौहार्दपूर्ण मुलाकात के माहौल में चर्चा के बाद प्रदर्शनकारियों ने सौंपी लिखित मांगे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से की सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद की अपील। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। मानसून सत्र की शुरुआत से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उम्मीद जताई है कि संसद का मानसून सत्र और देश में मानसून दोनों ही उत्पादक साबित होंगे। उन्होंने सभी सांसदों से सदन की कार्रवाई में पूरे मनोयोग से भाग लेने की अपील की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण भारत के सामने बड़ी चुनौतियां उत्पन्न हुई, क्योंकि देश ईंधन के आयात पर निर्भर है। उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया के संकट के बावजूद भारत ने 7.7% की आर्थिक वृद्धि दर दर्ज की है। उन्होंने कहा कि पिछले साल मानसून सत्र से ठीक पहले एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर पहुंचा और अभी कुछ दिन पहले एक युवा भारतीय स्टार्टअप ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि दुनिया के कुछ ही देशों ने इस तरह की निजी उद्यम देखने को मिले हैं और भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में एक नई यात्रा की बड़ी शुरुआत की है। मानसून हो या मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। और दोनों को प्रोडक्टिव होते हैं तो देश का कल्याण होता है, जीव मात्र का कल्याण होता है। और इसलिए हम यही प्रार्थना करते हैं कि मानसून भी प्रोएक्टिव रहे, मानसून सत्र भी प्रोडक्टिव रहे। भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में नई उड़ान भरी है, बहुत बड़ी सफलता है। और ये जो स्काईरूट स्टार्टअप है, उसमें जो नौजवान काम कर रहे हैं, मुझे बताया गया उनकी पूरी टीम की जो एवरेज एज है वो सिर्फ 28 साल है। ऐसे नौजवानों ने ये काम करके दिखाया है। मैं किसी 56 साल के नौजवान की बात नहीं कर रहा हूं। मैं देश के ये स्टार्टअप ने 28 के एवरेज वाले नौजवानों ने अंतरिक्ष में भारत का झंडा गाड़ दिया है। उनको तो बधाई है ही है,
लेकिन ऐसी बातें जो हैं, जो भारत को आत्मविश्वास से भर देती है, विश्व में भारत का प्रोफाइल सर्वमान्य, सर्वस्वीकृत बनता जाता है। साथियों, ये संयोग नहीं, ये एक संदेश है और बड़ा मजबूत संदेश है कि हमारे देश के युवाओं की क्षमता और उनकी आकांक्षा अंतरिक्ष जितनी असीम है, इससे बड़ा संदेश देश के लिए कोई और प्रेरणा नहीं दे सकता। जो रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार होकर के आज देश चल पड़ा है, उसी का नतीजा है कि भारत के नौजवान इतना बड़ा साहस कर पाते हैं और सफल भी हो रहे हैं। साथियों, पिछले दिनों राजस्थान में बहुत बड़ी ऑयल रिफाइनरी देश को समर्पित की गई। पिछले कुछ सप्ताह पहले एक सेमीकंडक्टर प्लांट यानी तीसरा देश को समर्पित किया गया। अभी कुछ दिन पहले ग्रीन हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन, और विश्व में बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिनके पास ये सुविधा है, लेकिन भारत ने जो हाइड्रोजन ट्रेन देशवासियों को समर्पित की है, वो सबसे ताकतवर इंजन वाली है और सबसे लंबी है। ये अपने आप में भारत के वैज्ञानिक, भारत के इंजीनियर्स, भारत के इनोवेटर्स, भारत के उद्यमी, भारत के श्रमिक, ये जो एक लक्ष्य लेकर के देश के लिए जी रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, उसी का परिणाम है। लगातार कहीं न कहीं युद्ध की स्थितियां बनती रही है। पश्चिम एशिया के युद्ध के कारण भारत जैसे देश जो एनर्जी के लिए औरों पर डिपेंडेंट है, उनके लिए ये पश्चिम एशिया का युद्ध एक बहुत ही बड़ा संकट का कारण रहा। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, फर्टिलाइजर, केमिकल्स, यानी हर विषय में अनेक बाधाएं, अनेक संकट आए। उसके बावजूद भी भारत 7.7% के ग्रोथ से दुनिया की मेजर इकोनॉमी में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश बन के रहा। यह भारत के सामर्थ्य का परिचायक है। भारत किस प्रकार से उत्साह और उमंग के साथ नई ऊंचाइयों को पार करना चाहता है, उसकी इसमें एक झलक है। और ऐसे में जब ये मॉनसून सत्र आरंभ हो रहा है, देश ने स्पीड पकड़ ली है और संसद का स्पिरिट उस स्पीड में नई ऊर्जा भर सकता है। आज समय की मांग है कि राष्ट्र निष्ठा से भरे हुए, राष्ट्रभक्ति के लिए जी रहे आवाज को सदन में उचित मंच मिलता रहे, वे अपनी आवाज को बुलंद करे, देश को दिशा दे। और इसलिए मैं आशा करता हूं और मुझे पक्का विश्वास है, जहां तथ्य होते हैं, जहां तर्क होते हैं, वहां तूफान के लिए जगह नहीं होती है। अगर तर्क मजबूत है, तथ्य मजबूत है, तो शांत चित्त से भी अपनी आवाज को बुलंद बनाया जा सकता है। मैं आशा करता हूं
तर्क और तथ्य के साथ सदन की चर्चा को समृद्ध किया जाए, हर आवाज को अवसर मिले, हर विचार को सम्मान मिले, ये संसद की हमारी भूमिका है। तो संसद के सत्र से पहले प्रधानमंत्री का एक तरीके से आह्वान कि कामकाज सही तरीके से हो, सबकी सहभागिता इसमें सुनिश्चित हो। वहीं सत्र के पहले ही दिन आज संसद के दोनों सदनों में औपचारिक कामकाज के साथ कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई कई बार आज बाधित हुई। इस बीच सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विधेयक लोकसभा में पेश किया। लगातार होते हंगामे के बीच दोनों ही सदनों की कार्रवाई को कई बार स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। मॉनसून सत्र के पहले दिन लोकसभा की कार्यवाही दिवंगत पूर्व सांसदों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुई। इसके बाद विभिन्न मंत्रालयों से जुड़े आवश्यक दस्तावेज सदन के पटल पर रखे गए। इसी दौरान केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट संशोधन विधेयक 2026 पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय में लंबित मामलों के तेजी से निस्तारण और न्यायिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाना है। Honorable Chairperson, sir, with your kind permission, I rise to lay on the table an explanatory statement, Hindi and English versions, showing reasons for immediate legislation by promulgation of the Supreme Court number of judges amendment ordinance 2026, number 1 of 2026. इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में हंगामा शुरू हो गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के हंगामे पर उन्हें नसीहत देते हुए कहा कि सदन चर्चा के लिए है और विपक्ष का रवैया सदन की लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध है। सदन नियमों प्रक्रियाओं से चलता है। मैं आपको प्रयास में दूंगा। अभी प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी करना, तख्तिया लहराना उचित नहीं है। आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, प्लीज आपसे आग्रह है कि अपनी सीट पर बैठें, सदन चलाने में सहयोग करें। वहीं राज्यसभा में भी सदन की कार्यवाही शुरू हुई। आवश्यक पत्र सदन के पटल पर रखे गए। राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक जैसे महत्वपूर्ण विधेयक भी सूचीबद्ध थे, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण राज्यसभा की कार्यवाही को भी कई बार स्थगित करना पड़ा। विपक्ष के कड़े तेवर को देखते हुए संसद के मॉनसून सत्र में हंगामे की आशंका पहले ही जताई जा रही थी और हुआ ठीक वैसा ही। संसद के मॉनसून सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने हंगामा खड़ा कर सदन को बाधित करने की कोशिश की। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में विपक्ष अनेक सत्रों की तरह हंगामा लगातार बरपाता रहेगा या फिर सत्ता पक्ष को रचनात्मक सहयोग के जरिए विधेयकों को पारित कराने में मदद करेगा। लोकसभा में अध्यक्ष ओम बिरला और राज्यसभा में चेयरमैन के काफी प्रयासों के बाद भी दोनों सदनों में हंगामा जारी रहा, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। अनुज यादव, ऋषि कुमार, नीरज सिंह और शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो सर्वदलीय बैठक में सदन चलाने पर बात हुई। स्पीकर ने लोकसभा के सुचारू रूप से चलने देने की अपील की, लेकिन संसद का मॉनसून सत्र शुरू होते ही हंगामे की तस्वीरें सामने आने लगी। मानो विपक्ष ठान कर ही आया था कि संसद की कार्रवाई चलने ही नहीं देनी है। हंगामे के लिए भी तमाम तरह के मुद्दे उठाने की कोशिश की गई, वो मुद्दे जिन पर सदन में चर्चा की आवश्यकता तक नहीं थी। मॉनसून सत्र के पहले ही दिन संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। नीट परीक्षा में कथित अनियमितता और पर्चा लीक मामले से लेकर अयोध्या राम मंदिर में चढ़ावे की हेराफेरी जैसे मुद्दों पर विपक्ष ने सांसद हंगामा करते नजर आए। न लोकसभा में स्पीकर की बात सुनी गई और न ही राज्यसभा में सभापति की। नतीजा ये रहा कि हर बार सदन की कार्रवाई स्थगित होती रही। लोकसभा की कार्रवाई 11 बजे शुरू हुई, सिर्फ 8 मिनट बाद ही हंगामा शुरू हो गया। तो एक तरीके से 11 बजते ही जब कार्रवाई शुरू हुई तो उसके बाद में हंगामा होता हुआ दिखाई पड़ा। 8 मिनट बाद ही विपक्ष का हंगामे की एक तरीके से शुरुआत हो गई और ये सदन अपने विधायी कामकाज को सही से नहीं कर पाया। 12 बजे तक स्थगित करनी पड़ी सदन की कार्रवाई और ये लोकसभा में एक तरीके से बीते कई सत्र में ऐसी स्थिति देखने को मिली है। दिन भर में लोकसभा 6 बार
स्थगित हुई है। तो ये अपने आप में आज दिन भर के एक तरीके से संसद की गतिविधियों का स्थिति रही। दोपहर 3 बजे लोकसभा मंगलवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। तो इस प्रकार से आज कोई विधायी कामकाज हुआ नहीं। तो वहीं सुबह 11 बजे की कार्रवाई एक प्रकार से स्थगित करनी पड़ी और उसके बाद में दिन भर कई बार स्थगित हुई कार्रवाई और उसके बाद दिन भर के लिए संसद की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। हालांकि इस हंगामे और कार्रवाई स्थगित होने के पहले लोकसभा में एक अहम विधेयक पेश किया गया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संसद में सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। लोकसभा में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश किया गया। इस बिल में प्रावधान है कि जजों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की जाएगी। बिल पास होने के बाद सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस समेत 38 जज होंगे। यह बिल मई 2026 में जजों की संख्या बढ़ाने के लिए लाए गए ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश की जगह लेगा। इस बिल को पास कराने के लिए संविधान में संशोधन की जरूरत नहीं है। यह बिल साधारण बहुमत से ही संसद में पारित कराया जा सकता है। तो अपने आप में महत्वपूर्ण बिल। वहीं विपक्ष के बार बार हंगामे के बीच लोकसभा में सिर्फ एक ही बिल टेबल किया जा सका। वहीं राज्यसभा में भी ज्यादा कामकाज नहीं हुआ। राज्यसभा में तो एक भी विधेयक ना तो पेश हो सका और ना ही किसी मुद्दे पर कोई चर्चा हो पाई। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही 9 नवनिर्वाचित सांसदों को शपथ दिलाई गई। गुजरात से मुकेश भाई जे राठवा को राज्यसभा सदस्य के शपथ दिलाई गई। तो कर्नाटक से चुनकर आए पवन खेड़ा को भी शपथ दिलाई गई। उधर मध्य प्रदेश से चुनकर आए महेश केवट को भी शपथ दिलाई गई। तो उधर मेघालय से राज्यसभा के लिए चुनकर आए जेम्स संगमा को ओथ दिलाई गई। पश्चिम बंगाल से प्रकाश चिक बराइक, सुष्मिता देव और सुखेंदु शेखर राय को भी शपथ दिलाई गई। जबकि राजस्थान से चुनकर पहुंचे राज्यसभा में सदस्य के तौर पर सतीश पुनिया को भी सभापति ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि इसके बाद राज्यसभा में भी हंगामा शुरू हो गया। सभापति के बार बार आग्रह करने पर भी विपक्ष ने जब हंगामा बंद नहीं किया तो कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। राज्यसभा की कार्रवाई को दिन भर के लिए कई बार स्थगित किया गया। दोपहर 2:30 बजे भी जब विपक्ष ने हंगामा किया तो राज्यसभा को मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करना पड़ा। मानसून सत्र के पहले ही दिन सरकार राज्यसभा में बेहद अहम बिल लाने वाली थी। गृह मंत्री अमित शाह इस बिल को पेश करने वाले थे। सरकार की तैयारी थी राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन अधिनियम 2026 पेश करने की। इस कानून के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम को भी राष्ट्रगान के समान कानूनी संरक्षण देने का प्रावधान है। कानून पारित होने के बाद वंदे मातरम का अपमान या गायन में बाधा डालने को भी दंडनीय अपराध माना जाएगा। हालांकि राज्यसभा की कार्रवाई बार बार स्थगित होने के चलते गृह मंत्री अमित शाह ये विधेयक पेश नहीं कर सके। भले ही सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया हो, लेकिन सरकार ने इस सत्र में कई अहम बिल लाने की तैयारी की है। इस मानसून सत्र में सरकार आयकर संशोधन विधेयक 2026 पेश करेगी। इसके साथ ही जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 भी पेश किया जा सकता है। वहीं एमएसएमई विकास संशोधन विधेयक 2026 भी इसी सत्र में लाने की सरकार की तैयारी है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 लोकसभा में आज पेश किया जा चुका है। जबकि राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 को भी इसी सत्र में लाने की सरकार पूरी तैयारी में है। इस सत्र के लिए रखी गई 19 बैठकों में एक हंगामे की भेंट चढ़ चुकी है और अब बाकी बची 18 सिटिंग्स में ही कामकाज होना है। हालांकि विपक्ष ने जिस तरह का रुख पहले दिन दिखाया, उससे संकेत मिल रहे हैं कि सत्र में कामकाज से ज्यादा हंगामा देखने को मिल सकता है। इस बीच मानसून सत्र का पहला दिन विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ने के बाद भाजपा ने विपक्ष पर करारा पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि राम मंदिर चढ़ावा गड़बड़ी की जांच जारी होने के बावजूद विपक्ष बिना वजह इसे मुद्दा बना रहा है। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद राजेश वर्मा ने आरोप लगाया कि दशकों तक राम मंदिर निर्माण में रोड़ा अटकाने वाले लोग अब बिना वजह हंगामा कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल से राज्यसभा के सांसद सुखेंदु शेखर राय ने कहा कि विपक्ष मुद्दा विहीन है और हंगामे के पीछे अपनी नाकामी छुपा रहा है। यदि नीट की जांच ना होती तब उनका हंगामा जायज़ था। यदि संध्या वाले मामले में एसआईटी जांच नहीं होती तब उनका ये वाजिब था। इस जो चीज़ पर जांच हो रही है, इंट्रोगेट हो रहे हैं, लोग जेल जा रहे हैं, चार्जशीटेड हो रहे हैं, पुलिस कस्टडी रिमांड तक लिया जा रहा है, उसके लिए न तो जंतर मंतर उपयुक्त स्थान है, लेकिन पार्लियामेंट में नियम प्रक्रियाओं के तहत यदि स्पीकर सर से वो समय लेते तो वो ज़रूर समय देते, तब अपनी इन्हीं बातों को वो बेहतर तरीके से कह सकते थे। उनको तो काम ही है सदन को हमेशा उसको बंद करना, क्योंकि
ये एकदम दिवालिया हो गया। ये कांग्रेस गठबंधन बोलता है ना, इंडी अलायंस, कभी कभी वो नींद से जागते हैं और फिर कुंभकर्ण जैसा नींद में चले जाते हैं। उसका कोई एजेंडा नहीं है। सबकी आस्था प्रभु राम को लेकर है और जो हुआ है वो किसी भी रूप में सही नहीं। हम लोग सब इसके निंदा करते हैं, लेकिन इस बात को समझना चाहिए वही विपक्ष है जिसने दशकों तक इस विषय को कभी भी धरातल पर उतरने नहीं दिया, कभी भी राम मंदिर बनाने का प्रयास नहीं किया। तो संसद में आज का पहला दिन मानसून सत्र का, लेकिन व्यवधान लगातार रहा। इस बड़ी खबर पे ही हम करेंगे चर्चा। इससे जुड़ा है आज का हमारा विशेष संसद सत्र संवाद बना व्यवधान, क्योंकि संवाद की जगह जहां पर चर्चा होनी थी, लेकिन व्यवधान लगातार देखने को मिला। और इस खबर पर अधिक बातचीत करने के लिए खास मेहमानों का पैनल मेरे साथ मौजूद है, उनका परिचय आपसे कराते। मेरे साथ मौजूद हैं चारू प्रज्ञा जी, जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। इसके अलावा ऋषि मिश्रा हैं, कांग्रेस समर्थक, राजनीतिक विश्लेषक हैं। वरिष्ठ पत्रकार प्रफुल्ल केतकर जी हैं, एडिटर ऑर्गेनाइजर। का आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। ऋषि जी, शुरुआत आपसे ही, क्योंकि एक बार फिर से संसद के सत्र की जब शुरुआत होती है तो हंगामा साफ तौर पे दिखाई पड़ता है और कामकाज बाधित होता है। कामकाज करिए और सरकार को उस मुद्दे पे घेरिए, ऐसी रणनीति के साथ विपक्ष क्यों नहीं आता है? आपने बिल्कुल सही कहा कि पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेवारी विपक्ष के साथ साथ सत्तासीन दलों की भी है, और सत्तासीन दलों की जिम्मेवारी अधिक है विपक्ष की तुलना में। आपने संवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। आज 18-20 दिनों से वहां पे छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जंतर मंतर पे भूख हड़ताल पे बैठे हैं। सरकार ने संवाद करने की कोशिश की। सरकार का एक छोटा प्रतिनिधि जाके उन लोगों से बातचीत किया। वांगचुक जो है, सोनम वांगचुक जो है 20-21 दिनों से भूख हड़ताल पे हैं। सरकार ने उनसे संवाद स्थापित करने की कोशिश की। क्या मांग है छात्रों का कि इस देश में पेपर जो है विदाउट लीक, आप पेपर कराइए, पेपर होने से पहले पर्चा आउट हो जाता है। ये कैसी सरकार है जो विश्व गुरु बनने का दावा करती है कि हम विश्व गुरु हैं? अरे आप विश्व गुरु क्या, विश्व चेला भी नहीं है। एक पेपर नहीं करा पाते हैं, 2024 में पेपर लीक होता है, उसी संस्था को आप फिर 2025-2026 में पेपर कराने की जिम्मेवारी देते हैं। ऋषि जी, वैसे आप मुद्दा बहुत सही उठा रहे हैं, क्योंकि पेपर लीक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर ये राजनीतिक आरोप है तो उस लिहाज से कांग्रेस की सरकारें भी जहां राज्यों में रही है, मैं आ रहा हूं समय आपके पास में, वहां पर भी दिक्कत रही है। तो ऐसे में मतलब ये बहुत नैतिकता के आधार पर तो नहीं, लेकिन निश्चित तौर से बहुत बड़ा मसला है। चारू जी, सवाल आपसे ये है कि आप कहते जरूर हैं, आप लोग सरकार के नाते कि हम हर विषय पे बात करने को तैयार है, लेकिन आप अपने ही लोगों से संवाद नहीं करते हैं। युवा बैठे हुए, आप उनसे संवाद नहीं कर रहे, सीधा आप पे आरोप लगा रहे हैं। ऋषि जी, आपके आरोप आगे ले गए। ऋषि जी, आपके आरोप आगे ले गए। चारू जी, जवाब। आर्यन जी नमस्ते। देखिए, छात्रों का नाम लेके उनके कंधे पर अपनी बंदूक रख के चलाने का काम इस विपक्ष ने किया है, और केवल इस बार नहीं किया, कई बार किया हुआ है। ऋषि जी, देखिए, ऋषि जी, आप बीच में मत बोलिए। आपको किसी ने नहीं टोका। मैं बहुत विनम्रता के साथ अपनी बात रखना चाहती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर विषय है। देखिए, छात्रों का विषय किसी से भी छुपा नहीं है, और सरकार भी अपने आप को जिम्मेदार ठहराती है, और सरकार इसमें करेक्टिव मेजर्स ले रही है। हम भी ये नहीं कहते कि जो हुआ वो ठीक था, जो हुआ वो बिल्कुल गलत था। लेकिन मुझे एक बात बताइए, छात्रों का नाम लेके राजनीतिक दल आते हैं और अपने अपने भाषण देकर जाते हैं। वहां पर धारा 370 को क्यों हटाया गया जैसी विषयों को डिस्कस करा जाता है, सीए को वापस ले लेना चाहिए, ऐसे विषयों को डिस्कस करा जाता है। वहां पर नारे लगते हैं कि संसद को उखाड़ फेंकेंगे। आपको पढ़ के सुनाती हूँ 2-4 नारे आर्यन जी। संसद को उखाड़ फेंकेंगे, संसद को बर्बाद कर देंगे, मोदी को पीटेंगे। आप जो बात कर रही हैं बिल्कुल सच है, ये पब्लिक डोमेन में है। लेकिन जो आरोप है वो यही है कि अगर आपने उन छात्रों से या सोनम वांगचुक से समय रहते संवाद किया होता तो ये विपक्ष को भी स्पेस नहीं मिलता, और इस प्रकार के शायद नारे ना होते जो आप गिनाने जा रही हैं। तो बात नहीं, तो वही बिल्कुल नहीं। आर्यन जी देखिए, एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि आप सरकार को एट रैंसम होल्ड नहीं कर सकते। आप घेराबंदी अपनी खुद की सरकार की नहीं कर सकते, ये तरीका ठीक नहीं है।
और ये मैं बात बार बार दोहराऊंगी, क्योंकि जिस प्रोटेस्ट के अंदर 50 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो जाते हैं, आप उसको शांतिपूर्वक नहीं कह सकते। जिस प्रोटेस्ट के अंदर इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं, जहां पर सीता मैया का नाम लिया जाता है, जहां पर प्रेमानंद जी का नाम लिया जाता है और गलत तरीके से लिया जाता है, आप ये कहां से बोल सकते हैं छात्रों का प्रोटेस्ट है? और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी 2020 में जब सीए के प्रोटेस्ट हुए थे तो दिल्ली ने 50 से ज्यादा जानें खोई थी, तब तो किसी ने यहाँ पर आकर इस प्रकार की बातें नहीं करी। अच्छा, 21 के अंदर भी जब दिल्ली में फिर से प्रोटेस्ट हुई थी और यही ऑपोजिशन पार्टीज ने सपोर्ट किया था, 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए थे। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि पुलिस के ऊपर पत्थरबाजी करना, उनको घायल कर देना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना और फिर आप पार्लियामेंट अपने खुद के संसद के ऊपर चढ़ाई करने जा रहे हो, आप इन सारी चीजों का साथ दोगे तो इसको एनआरकी कहा जाता है। और राहुल गांधी ने इसी प्रकार की चीजों के लिए ही आवाज लगाई थी जब नेपाल के अंदर नेपाल की संसद के ऊपर चढ़ाई। इस विषय पे भी आते हैं कि मतलब कौन इसको अराजकता तक ले जाने के मसले पे जा रहा है, उस विषय पे भी आऊंगा। प्रफुल्ल जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अंततोगत्वा आज हमने देखा कि जेपी नड्डा साहब जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उनके साथ पे प्रदर्शनकारियों की संवाद होता है। अगर यही स्थिति होनी थी तो वक्त रहते हो जाती तो शायद ये स्थिति को टाला जा सकता था। तो क्या सरकार की ओर से देरी हुई है प्रफुल्ल जी? नहीं आर्येंद्र जी, हमको है ना इसमें एक पैटर्न दिखना चाहिए। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का रजिस्ट्रेशन हुआ था, ये किस विषय पर हुआ था? ये नीट विषय पर नहीं हुआ था। ये सुप्रीम कोर्ट में किए गए माननीय मुख्य न्यायाधीश के कमेंट के आधार पर हुआ था, और जिसके बारे में उन्होंने तथाकथित उस कमेंट पर उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दिया था। उसको फिर देखिए, आप केवल भारत का मत देखिए, अभी आप ग्लोबली एक पैटर्न देखिए कि कोई भी आंदोलन किसी एक छोटे मुद्दे से शुरू होता है और फिर वो किस दिशा में जाता है। ये ग्लोबल आप पैटर्न देखेंगे तो आपको अलग अलग फोर्सेस उसमें इकट्ठा आते हुए दिखेंगी। और ऐसे में सरकार को एक रणनीति, क्योंकि सरकार ये बहुत ज़्यादा किसी भी राज्य की व्यवस्था बहुत ज़्यादा उसमें नरमाई का रुख लेते हुए नहीं दिखा सकती, अदरवाइज स्टेट इंस्टीट्यूशंस की ही, क्योंकि इसमें इस सारी स्ट्रेटेजी का हिस्सा ही यही है कि स्टेट इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी को खत्म करना। आप उदाहरण देखिए, जब बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ था तब क्या हुआ था? जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो कौन सा संवाद, किस तरीके से डील हुआ था जी? अब मुझे लगता है, लेकिन क्योंकि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में हैं, मोस्टली ये सारे आंदोलन आप देखेंगे तो इस पैटर्न में आपको कोई चेहरे तो एस्टेब्लिश रहते हैं, लेकिन उनके कंट्रोल में आंदोलन नहीं रहता है। आंदोलन मास लेवल पर चला जाता है और अलग अलग इश्यूज उसमें जुड़ते जाते हैं, एक इश्यू सेंट्रली रखते हुए। लेकिन मुझे चिंता यह है कि जिस के लिए संसद बनी है उस संसद में भी तो ये इशू डिस्कस हो सकता है। उस संसद में भी तो ये बिल्स के साथ साथ आपको इस इशू रेज करने के प्रावधान पार्लियामेंट्री प्रोसीजर्स में है ना। बिल्कुल ऋषि जी, सवाल यही है कि जो व्यवस्थाएं, संसद का इतना महत्वपूर्ण सत्र, क्यों नहीं वहां पर विषयों को रखना? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज जिसका मैं मूल तौर पे फिर अपने सवाल पे आता हूं कि जो महत्वपूर्ण विधायी कामकाज प्रस्तावित हैं उनको व्यवधान भी तो पैदा हो रहा है, उससे भी तो देश का नुकसान हो रहा है। तो संसद में गतिरोध क्यों हो रहा है? इस पे भी तो सोचने की जरूरत है। अब ये देखिए, प्रफुल्ल जी जो हमारे हैं पैटर्न बताने लगे, चारू प्रज्ञा जी विपक्ष पे आरोप लगाने लगे, लेकिन ये दोनों इंसान हैं, इन लोगों को थोड़ा भी दया नहीं है कि जिन मां ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन मां ने अपने बच्चे खोए हैं उसका क्या होगा? जवाब देगी सरकार। इस पेपर लीक के कारण जिन मां ने अपने बच्चे खोए हैं, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, इन्होंने एक बार भी नहीं कहा कि धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करने की बात एक बार भी नहीं की है। जिम्मेवारी कौन लेगा? पेपर लीक हुआ है, शिक्षा मंत्री, ये वाला मसला सर आप संसद से क्यों नहीं उठाते हैं? बात तो सवाल तो यही कर रहा हूं, वहां सरकार को क्यों नहीं घेर रहे हैं आप? अगर हंगामा होगा सदन के अंदर, बाहर आपका स्पेस कोई एक दूसरा प्रदर्शनकारी दल ले लेता है, तो मैं वही तो कह रहा हूं आपसे, आप लोग संसद में इस विषय को उठाकर सरकार को घेरते क्यों नहीं है? अरे जी, सरकार की मैं एक आम आदमी की हैसियत से पूछ रहा हूं, सरकार की जिम्मेवारी उन बच्चों के प्रति मैं जवाब दे सकती हूं? मैं आ रहा हूं, चारू जी आ रहा हूं आपके पास।
जी, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। ठीक है चारू जी, जवाबदेही को लेकर आपके ऊपर वो आरोप लगा रहा है कि साहब ये जिम्मेदारी कौन लेगा जिन परिवारों का नुकसान हो रहा है? देश का नागरिक नहीं ठीक है, ठीक है, ऋषि जी आपके सवाल का जवाब लेते हैं। हाँ। देखिए ऋषि जी कांग्रेस के समर्थक हैं और ये रातों रात कांग्रेस जागे के हैं। समर्थक इन्होंने है, ना पाकिस्तान के समर्थक है, चाइना के समर्थक है। अरे ऋषि जी, ऋषि जी देखिए, आपका ये राजनीतिक मंच नहीं है सर। आप अगर बहस में हैं, यहाँ पे संवाद करने के लिए हैं, तो दूसरे को भी सुनिए। आपका आरोप का जवाब ले रहा हूं, धैर्य रखिए प्लीज। और यही समस्या हो गई है इस प्रोटेस्ट की आरिंद जी, और ये देश से छुपी नहीं है। हर एक नेता, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो लेफ्ट के नेता हो, चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, मैं आपको कितने ही नेता गिना सकती हूँ जो यहाँ पर आए हैं, सुप्रिया सुले से लेकर आए हैं और इस मंच को अपने मंच की तरह इस्तेमाल करके अपनी बातें करके गए हैं। वरना आप बताइए यहाँ पर उमर खालिद की बात क्यों हो रही है भाई? उमर खालिद वो इंसान है ना जो हमारे देश के टुकड़े करना चाह रहा था, उसके नाम के नारे वहां पे क्यों लग रहे हैं? यहाँ पर ये क्यों कहा जा रहा है कि हमारे धर्म के ऊपर वो उंगली उठाएंगे, हमारी आलोचना करेंगे और कोई कुछ कहेगा नहीं? धारा 370 डिस्कस हो रही है। अगर आपको उन छात्रों की इतनी चिंता होती तो केवल आप छात्रों की बात करते। छात्रों की चिंता सरकार ने करी है, इसीलिए जो भी लूप होल्स थे, जो भी समस्या थी, उनको खत्म करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। और मैं आपको आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि इस तरीके की वापस से इंसिडेंट्स हमारे देश में नहीं होंगे। देखिए, अगर कोई प्रॉब्लम है, पेपर लीक हुआ है, उसको कोई ये तो नहीं कह रहा ना कि नहीं हुआ, जिम्मेदारी ली गई है, बिल्कुल बकायदा जिम्मेदारी ली गई है। लेकिन क्या ये कह सकते हैं कि कांग्रेस या विपक्ष शासित किसी राज्य में पेपर लीक नहीं हुआ? क्या ये कहना चाहते हैं कि पेपर लीक इनके जमाने में कहीं नहीं होता था? देखिए, समस्या का हमें समाधान करना है, लेकिन ये समस्या का यहाँ समाधान करने नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन चारू जी, पुलिस के ऊपर आक्रमण करना, संसद का जो सत्र चल रहा है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल स्लोगन्स को रेज करना, अगर इनके हिसाब से राजनीति है, संवाद तो ये स्थापित बहुत करेंगे ही घटिया कैसे? स्तर आप की राजनीति सरकार है। संवाद स्थापित करे कैसे? और ये जो गतिरोध की शुरुआत सत्र में हो गई है, इसमें भी कैसे आप लोग आगे बढ़ेंगे? गतिरोध टूटेगा कैसे? आर्यन जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही। हमारा जो संसद है वो इसी प्रकार की बातों को उठाने के लिए है। पक्ष और विपक्ष दोनों वहां पर बैठता है। अगर आपको किसी बारे में सरकार के साथ संवाद करना है तो आपके पास है प्लेटफॉर्म, एक लेजिट प्लेटफॉर्म है। लेकिन एक के बाद एक सेशन, और सालों का मैं आपको बता सकती हूँ उदाहरण दे देकर, इन्होंने हर एक सत्र को बर्बाद करने का काम किया है, जिसको आउटस्टैंडिंग एमपीज बोलते हैं ना, कि अंदर नहीं आते ये संसद के, आउटस्टैंडिंग आउट खड़े रहते हैं और वहां पर से इनको लगता है इनकी राजनीति चल जाएगी। अगर आपको आवाज उठानी है, आप वहां उठाइए जहां से आपको नतीजा मिले। आपको आवाज उठानी है, आप कोर्ट जाइए। आप सड़क पर आकर गुंडागर्दी क्यों करते हैं? ठीक है प्रफुल्ल जी, आउटस्टैंडिंग अगर सांसद रहेंगे, सदन के अंदर संवाद नहीं होगा, अगर बात नहीं होगी तो फिर बात आगे बढ़ेगी कैसे? क्योंकि देश हित में आर्येंद्र जी, मैं बहुत समय की समस्या में नहीं, अपनी आवाज उठाकर चिल्लाकर हमसे बात ना करें, हम भी तो आराम से बात करें। प्रफुल्ल जी, संवाद स्थापित होगा कैसे? गतिरोध टूटेगा कैसे और संसद कामकाज करती हुई दिखाई कैसे पड़ेगी? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि यदि स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट तथाकथित ये बड़ा मुद्दा था तो आज पार्लियामेंट तक जो पहुंचने थे पहुंच गए। आज जेपी नड्डा जी को उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया। तो एक मुद्दा तो वो मुझे लगता है सोनम वांगचुक को लेकर सरकार ने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। वो अपना हॉस्पिटल से जो भी अपनी भूमिका जो है वो बता रहे हैं। इसमें संवाद का रास्ता मुझे लगता है खुल गया है। लेकिन इसके साथ साथ अन्य मुद्दे जो है, चाहे वो बिल्स को लेकर हो, एफसीआरए को लेकर हो, सुप्रीम कोर्ट जजेस के विषय को लेकर हो, एमएसएमई वाला महत्वपूर्ण बिल प्रस्तावित है, ये उसके साथ साथ विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान जो बिल है, अलग अलग शिक्षा संस्थानों को सुचारू रूप से ये करने का, क्योंकि ये उतने ही महत्वपूर्ण बिल है जितना विपक्ष अन्य मुद्दों पर चर्चा चाहता है। लेकिन उसके जो नियम है वो मुद्दे सारे ही, मतलब वो चाहे वो नीट वाला मुद्दा हो, आने वाले समय की सारी परीक्षाओं को लेकर हो, इस पर भी संसद में चर्चा हो सकती है। और मुझे लगता है सरकार भी उससे शायद अपनी भूमिका उसमें स्पष्ट करना चाहेगी। तो उन नियमों के अनुसार यदि विपक्ष इसका रास्ता खोलता है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि लोकसभा अध्यक्ष भी इसकी पहल करेंगे कि कम इस पर आगे सर्वपक्षीय सर्वदलीय बैठक होकर इसमें चर्चा
रास्ता खुल जाए। बिल्कुल, गतिरोध से संवाद की स्थिति बने और कम से कम संसद काम करती नजर आए, देश हित में फैसले लिए जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पार जब वापस आएंगे तो बात होगी अगली खबर की, जो है भारत मोल्दोवा के बीच बढ़ती वार्ता रिश्ते को आगे बढ़ाते हुए। क्या है खबर, विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक में। असली सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, असली सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। हाय सर। लेकिन क्या इनके सपने साकार होंगे? इतने बड़े ई कॉमर्स ऑर्डर के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट लगेगी, कहाँ से लाऊंगी सर? आई एम सॉरी, मुझे किसी और के पास जाना पड़ेगा। क्या हो जाएंगे इनके सपने चकनाचूर? अरे नहीं हुजूर, भारत सरकार की PMFME स्कीम है ना, माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही। अपना माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट शुरू करने या बढ़ाने के लिए पाए 35% सब्सिडी, अधिकतम 10 लाख तक, जिसे अब फूड प्रोसेसिंग और पैकेजिंग की मशीनरी के साथ ले सकते हैं तकनीकी सहायता भी। आज से हम सॉस और चटनी का भी काम शुरू करेंगे। मदद करे सरकार तो बढ़ता रहे व्यापार। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसन हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर आता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपा डॉक्टर स्किन लोशन, काम चालू खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। क्या आपको लगातार खांसी हो रही है? हाँ। बुखार भी है? हाँ। कमजोरी भी? अरे हाँ। और वजन भी घट रहा है? हाँ भाई हाँ। ये टीबी के लक्षण हैं, जो आपको नजरअंदाज नहीं करने चाहिए। टीबी का जल्दी पता लगाना और पूरा इलाज करना बहुत जरूरी है। आज ही अपने नजदीकी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, जहां टीबी की आधुनिक जांच और इलाज निःशुल्क उपलब्ध है। टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस समय मोल्दोवा की यात्रा पर हैं। दोनों देशों के आपसी संबंधों को नई ऊंचाई देने के तहत हो रही इस यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ मुलाकात की, तो वहां की संसद में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का स्वागत हुआ है। आपसी हितों से लेकर वैश्विक मुद्दों पर बातचीत हुई, तो राष्ट्रपति ने संसद अध्यक्ष और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से मुलाकात की है। मोल्दोवा से देखिए हमारे सहयोगी संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी ऐतिहासिक राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति माया सांडू के साथ व्यापक द्विपक्षीय वार्ता की। यह किसी भारतीय राष्ट्रपति की मोल्दोवा की पहली राजकीय यात्रा है, जिसे दोनों देशों के संबंधों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर माना जा रहा है। संयुक्त प्रेस वक्तव्य में राष्ट्रपति ने मोल्दोवा की राष्ट्रपति माया सांडू, सरकार और वहां की जनता द्वारा किए गए गर्मजोशी भरे स्वागत और आतिथ्य के लिए आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि भारत और मोल्दोवा के बीच पिछले 3 दशकों से मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं, जो शांति, विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की साझा प्रतिबद्धता पर आधारित हैं।
दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश बढ़ाने, आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने, संपर्क बढ़ाने और कारोबारी समुदायों के बीच सहयोग को प्रोत्साहित करने पर सहमति व्यक्त की। राष्ट्रपति ने विश्वास जताया कि इस यात्रा के दौरान आयोजित भारत मोल्दोवा बिजनेस फोरम आर्थिक साझेदारी को नई गति देगा। हमने हाल के वर्षों में हुए प्रगति की समीक्षा की और उन विभिन्न क्षेत्रों में अपने सहयोग को और गहरा करने पर सहमति व्यक्त की। आर्थिक सहयोग हमारी साझेदारी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम व्यापार और निवेश को बढ़ावा देंगे, सप्लाई चेन्स को मजबूत करेंगे, कनेक्टिविटी में सुधार करने तथा अपने बिजनेस कम्युनिटी के बीच घनिष्ठ जो सुझाव को प्रोत्साहित करने पर सहमति हुई। वार्ता के दौरान कृषि, लॉजिस्टिक्स, बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य, औषधि निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और नवाचार जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। राष्ट्रपति ने घोषणा की कि भारत मोल्दोवा के पेशेवरों के लिए भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षण सीटों की संख्या दोगुनी करेगा। इनमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता और अन्य उभरती प्रौद्योगिकियों से जुड़े विशेष पाठ्यक्रम भी शामिल होंगे। साथ ही मोल्दोवा के राजनयिकों को भारत के विदेश सेवा संस्थान में एआई और साइबर कूटनीति से जुड़े विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेने का निमंत्रण दिया गया। दोनों देशों ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के तहत जारी सहयोग पर संतोष व्यक्त किया। कृषि, लॉजिस्टिक्स एवं इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, फार्मास्यूटिकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनोवेशन सहित आपसी हित के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमत हुए। हमें मोल्डोवा की प्रोफेशनल्स के लिए हाईटेक ट्रेनिंग स्लॉट्स की संस्था दोगुनी करते हुए प्रसन्नता है। हमारे फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट में भी मोल्डोवा के डिप्लोमाट्स विशेष एआई और साइबर डिप्लोमेसी कोर्सेस में भाग लेने के लिए आमंत्रित है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के तहत भारत और मोल्डोवा की बीच सहयोग जारी है। भारत ने मोल्दोवा को आपदारोधी अवसंरचना गठबंधन और वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन में शामिल होने का भी आमंत्रण दिया। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर दोनों नेताओं ने शांति, संवाद और अंतर्राष्ट्रीय कानून के सम्मान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इसी के साथ राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की संसद में संसद अध्यक्ष इगोर ग्रोसू और भारत मोल्दोवा संसदीय मैत्री समूह के सदस्यों से भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने मोल्दोवा की संसद हॉल का भी भ्रमण किया। इस दौरान राष्ट्रपति को मोल्दोवा की संसद हॉल का इतिहास और संसद की कार्यवाही की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया। भारत और मोल्डोवा के संबंध पिछले कई वर्षों से मित्रतापूर्ण रहे हैं। इन संबंधों को केवल पीपल टू पीपल कनेक्ट और आपसी सहयोग ने ही मजबूत नहीं किया है, बल्कि बायलैटरल ट्रेड भी एक बड़ी वजह रही है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के इस दौरे से अब आने वाले समय में ट्रेड, टेक्नोलॉजी और टूरिज्म के क्षेत्र में भी कई रास्ते खुलने वाले हैं। मोल्डोवा से कैमरामैन प्रमोद नेगी और एस जयशंकर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस बाद जब वापस आएंगे कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आप रूबरू कराएंगे। बाबा केदार के दर्शन के बाद मेरे मुंह से अनायास निकला था कि इस शताब्दी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। विकास, विरासत और सांस्कृतिक संरक्षण के मजबूत संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड को प्रगति की न सिर्फ नई पहचान दी है, बल्कि तय किया है युवा सोच, आधुनिक परिवेश, नवाचार और अनंत उपलब्धियों का सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व में सरकार ने उन संभावनाओं पर जोर दिया है जो सुखद भविष्य की नींव तैयार कर रही है। उत्तराखंड में दूरस्थ पहाड़ के सुदूर गांव भी पीएम मोदी के डिजिटल इंडिया अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। डिजिटल क्रांति के इस सफर में अपनी सरकार पोर्टल द्वारा रिकॉर्ड 976 डिजिटल सेवाओं का घर बैठे लाभ दिया जा रहा है।
युवाओं के खिलते हुए चेहरे सरकार की कार्यकुशलता का प्रमाण दे रहे हैं। प्रदेश में पारदर्शी तरीके से युवाओं को रिकॉर्ड 33,000 से ज्यादा सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। सड़कें अब विकास और प्रगति की गाथा लिख रही है। 12,000 करोड़ से अधिक लागत से निर्मित एक्सप्रेसवे परियोजना से दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2.5 घंटे की रह गई है। चार धाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए 11,700 करोड़ से अधिक ऑल वेदर रोड का कार्य 92% से ज्यादा पूर्ण हो चुका है। भारतमाला परियोजना के तहत टनकपुर से पिथौरागढ़ NH 125 का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन निर्माण का कार्य 70% से ज्यादा पूरा हो गया है। डबल इंजन सरकार के अथक प्रयास से संवर रहा है उत्तराखंड, आगे बढ़ रहा है उत्तराखंड। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। खबर दिल्ली से। संसद चलो मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से आज मुलाकात की और अपनी मांगों की एक लिखित याचिका उन्हें सौंपी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया पोस्ट में साझा करते हुए बताया कि आज सुबह पहली बार प्रदर्शनकारियों की ओर से सरकार के साथ बातचीत करने का प्रस्ताव आया और सुबह 11:50 से ही हमारी बातचीत जारी है। सौहार्दपूर्ण वातावरण में मुलाकात हुई। उनके डेलीगेशन के साथ विस्तार से पहले मौखिक चर्चा हुई और उनके द्वारा लगभग 4 बजे मुझे लिखित याचिका दी गई। मैंने सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध किया कि वे अपने धरने को समाप्त करें और सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद करें। वहीं दिल्ली में संसद चलो मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और इस दौरान पुलिस प्रशासन का सहयोग करने का अनुरोध किया है। साथ ही दिल्ली पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त सूचनाओं पर ही भरोसा करें। दिल्ली पुलिस सभी प्रदर्शनकारियों से संयम बरतने और शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करने की अपील करती है। सभी प्रदर्शनकारियों से अनुरोध है कि वे कृपया शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करें, किसी भी गैरकानूनी या हिंसक गतिविधि में शामिल न हों और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों द्वारा दिए गए कानूनी निर्देशों का पालन करें। जनता को सलाह दी जाती है कि वे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अफवाहों, गलत जानकारी या अपुष्ट जानकारी पर विश्वास न करें और न ही उन्हें फैलाएं। नागरिकों से अनुरोध है कि वे जानकारी के विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा करें और शांति, सद्भाव व कानून व्यवस्था बनाए रखने में दिल्ली पुलिस का सहयोग करें। और इसी खबर पर जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता कुमार आलोक इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, इस वक्त का अपडेट क्या है और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़, एक तरीके से बातचीत का रास्ता भी अब खुल गया है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बातचीत का रास्ता खुल गया है और सवेरे जब कॉकरोच जो जनता पार्टी के जो लोग हैं, अभिजीत दीप के हैं, उनके साथ जो सौरभ दास है, प्रवक्ता है, विजय रांका है, तो उन्होंने पेशकश की सरकार से बातचीत करने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से सोनम वांगचुक को इस समय सफदरजंग हॉस्पिटल में वो भर्ती है, उनका इलाज चल रहा है, तो सरकार ने तुरंत इस पेशकश को माना और वार्ता शुरू हुई। वार्ता शुरू होने में इधर से अगर हम कॉकरोच पार्टी की हम बात करें तो उनकी ओर से 3 प्रमुख मांगे रखी गई थी, जिसमें कि पहली मांग थी कि जो
सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया दिल्ली पुलिस ने, उनको रिहा किया जाए और इसके साथ साथ उन पर जो भी कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन आपको पता होगा आर्येंद्र की जब दिल्ली हाईकोर्ट का निर्णय था, दिल्ली हाईकोर्ट की एक टिप्पणी थी कि सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य पर ध्यान दिया जाए, सरकार से आग्रह किया गया था और उसी के आलोक में सरकार ने सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को देखते हुए उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, उनकी इलाज के लिए ना की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जो उनकी मांग है अभिजीत दीप की या उनकी पार्टी की, तो पहली मांग ये है। दूसरी मांग उनकी थी जो शिक्षा मंत्री को लेकर के, और तीसरी जो मांग थी कि नीट पेपर में नीट पेपर का जो लीकआउट हुआ और उस लीकआउट के बाद जिन छात्रों ने सुसाइड किया तो उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। तो ये इन बातों को जेपी नड्डा जी ने कहा कि भाई इस पे हम आंतरिक रूप से आपसे चर्चा करेंगे और इस पर हमारी बात होगी। लेकिन आपने देखा होगा दिल्ली पुलिस के लिए जिस तरीके से सोशल मीडिया में जिस तरह की बातें की गई कि 40 बच्चों का सर फोड़ दिया गया दिल्ली पुलिस की ओर से, दिल्ली पुलिस ने किया और ये जो उनके प्रवक्ता ने ये एक्स पर पोस्ट डाला। लेकिन बाद में उनका एक और पोस्ट आया, उसमें उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक की पत्नी को गिरफ्तार किया गया है, उनको चोटें आई हैं, लेकिन उन्होंने इस चीज़ का जिक्र नहीं किया जो पहले उन्होंने किया था कि 40 बच्चों का सर फूट गया। तो इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने कहा है कि अफवाहों पर ध्यान मत दें और सोशल मीडिया पर जिस तरीके से फैलाई जा रही है, जो चीज़ें फैलाई जा रही है उस पर ध्यान मत दें। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं, जैसा दिल्ली पुलिस ने अपनी ओर से जारी किया वीडियो, उस पर भरोसा करें और जो प्रदर्शनकारियों से भी कहा है संयम बरतने के लिए आप प्रदर्शन कीजिए, लेकिन शांतिपूर्ण प्रदर्शन कीजिए। बिल्कुल, शुक्रिया आलोक हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर विस्तार से बात करने के लिए शुक्रिया आपका। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक के उस पर जब वापस आएंगे तो खबर दिखाएंगे आपको मानसून की, जिसके चलते कहीं मिली है राहत तो कहीं आई है आफत। क्या है देश में मानसून का मिजाज, इस खबर पर विस्तार से नजर छोटे से ब्रेक के बाद। पर्यटन केवल घूमने फिरने तक सीमित नहीं, बल्कि संस्कृति, रोजगार और आर्थिक विकास का मजबूत आधार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशा अनुरूप और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश का पर्यटन अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई पहचान बना रहा है। वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ मध्य प्रदेश देश विदेश से आने वाले हर पर्यटक का आत्मीय स्वागत कर रहा है। मध्य प्रदेश आके हमें प्रकृति, संस्कृति और आध्यात्मिकता का अनुभव हुआ। यहाँ की साफ सफाई, व्यवस्थाएं और लोगों का अपनापन हमारी यात्रा को यादगार बना गया। मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रामीण पर्यटन, वेलनेस और इको टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों पर विशेष फोकस के साथ मध्य प्रदेश सतत विकास और बेहतर पर्यटन अनुभव की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से और अन्य पर्यटकों की दृष्टि से अगर कोई पर्यटक आए किसी राज्य में, हाँ हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो स्थान है जहाँ सर्वाधिक रूप से टूरिज्म का सेक्टर सबसे अच्छी गति से बढ़ा। कमाल है साहब, आपका परिवार आपके भरोसे बैठा है और आप किस्मत के भरोसे बैठे। थोड़ा सोचिए, कल अगर आप दुर्भाग्यवश नहीं रहे तो उनका साथ किस्मत नहीं पॉलिसी बाजार से लिया हुआ टर्म इंश्योरेंस देगा। परिवार के लिए इतना तो कर ही सकते हैं ना आप। परिवार सबसे पहले। पॉलिसी बाजार पे 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए हर महीने से शुरू होता है। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। काम रुकना नहीं चाहिए पर खुजली रुकनी चाहिए, इसलिए सपर डॉक्टर स्किन लोशन। काम चालू, खुजली बंद। 128 सालों से दांत का आखिरी इलाज। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। भारत की सबसे बड़ी गोल्ड लोन NBFC मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लीजिए और फिर देखिए सोना क्या नहीं कर सकता। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और बात मौसम के मिजाज की। मानसून जहां एक और देश के कई हिस्सों में गर्मी से राहत लेकर आया है, तो वहीं दूसरी ओर लगातार हो रही भारी बारिश ने कई राज्यों में जनजीवन को बुरी तरीके से प्रभावित भी किया है। असम में बाढ़ का खतरा गहरा गया है, जबकि जम्मू कश्मीर के पुंछ में बादल फटने से भारी तबाही हुई है। मौसम विभाग ने भी आने वाले दिनों में उत्तर और पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। किस तरीके से मौसम अपने आप में दिक्कतें कहीं पैदा कर रहा है तो कहीं राहत लेके आया है, उसकी अलग अलग तस्वीरें देश भर से देखने को मिल रही हैं। और न्यूज़ नाइट के अंत में एक बार फिर से नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा मानसून सत्र का पहला दिन। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, विपक्ष का रवैया लोकतांत्रिक परंपराओं के विरुद्ध। सत्ता पक्ष ने लगाया मुद्दा विहीन होने का आरोप। दोनों सदन कल तक के लिए हुए स्थगित। मानसून सत्र को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया देश हित में सार्थक चर्चा का आह्वान। तर्क और तथ्य को बताया सदन में चर्चा का अहम हिस्सा। सभी सांसदों से की सदन की कार्रवाई में हिस्सा लेने की अपील। संसद चलो मार्च के बीच प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से की मुलाकात। सौहार्दपूर्ण माहौल में चर्चा के बाद प्रदर्शनकारियों ने सौंपी लिखित मांगे। केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों से की सामान्य स्थिति बहाल करने में प्रशासन की मदद की अपील। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोल्दोवा की अपनी समकक्ष सैंडू के साथ की द्विपक्षीय वार्ता। व्यापार, एआई और ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर बनी सहमति। आर्थिक और तकनीक साझेदारी के जरिए संबंधों को आगे ले जाने पर फोकस। राम मंदिर कथित चढ़ावा चोरी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। संबंधित पक्षों को मामले का राजनीतिकरण नहीं करने का कोर्ट का निर्देश। 27 जुलाई को होगी अगली सुनवाई। उत्तर भारत में मानसून की बढ़ी सक्रियता। असम में 5 दिन भारी बारिश का अलर्ट। सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा, लोगों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता। जम्मू कश्मीर में बाढ़ की स्थिति और राहत बचाव कार्यों के लिए सीएम ने की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक। इसी के साथ न्यूज़ नाइट के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।